नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका फिजिक्स क्लास 12 का एजुकेटर हूं और मैं इसमें पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5 है आज, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोनोलाइट के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच में, क्या कहेंगे इसको, दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच या परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण ये आज का अपना टॉपिक है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोनोलाइट। ठीक है, मतलब दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण। तो चलिए अब हम इस बात को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, कल की जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4 था इस चैप्टर का, जिसमें हमने बताया था आपको कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। आपको बताए थे कि दो अन्योन्य प्रेरण के लिए हम दो कुंडली लेते हैं, जिसमें हमारी पहली कुंडली जिसमें धारा को हम नियंत्रण लगा के उसमें धारा की मतलब जो रेट है उसको कम ज्यादा करके उसमें चुंबकीय जो क्षेत्र निकलेंगी, और दूसरा एक कॉइल लेते थे जिसमें हमारा फ्लक्स डेवलप होता था, जिसमें मुख्य धारा प्रवाहित होती थी। हमने उसको कहा था प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली, और जिसमें प्रेरित धारा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था उसको हमने कहा था द्वितीयक कुंडली। यहां से हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस जाना था और कुछ एप्लीकेशन इसके देखे थे, तो इन सब चीजों पे चर्चा किए थे। तो बच्चों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण। और इसके पहले कल भी हमने एक दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण देखा था, और उसका भी डेरिवेशन हमने किया था और निकाला था कि उसके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो आज भी हम एक समझ देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके पेपर में आती हैं। और उसके बाद तब हम आज चर्चा करेंगे कि भंवर धाराएं क्या होती हैं, एडी करंट क्या होता है, और भंवर धाराएं किस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस को प्रभावित करती हैं। इन टॉपिक पे चर्चा होगी और प्रयास करेंगे कि आज इस चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। समाप्त होता है, अगर समय बचता है तो आपको न्यूमेरिकल की तरफ भी हम अग्रसर बढ़ेंगे। तो चलिए तैयार रहते हैं, टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा क्या गया कि दो समाक्ष का मतलब क्या है? यहां एक शब्द है समाक्ष, मतलब एक ही अक्ष पे, सम अक्ष पे, इक्वल एक्सिस पे, कोएक्सियल इसी को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मतलब एक ही अक्ष पे दो सोनोलाइट हैं और इनके बारे में हमें देखना है किस तरीके से निकालते हैं। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसकी इंडक्टेंस हम लोग निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए पहले तो हम प्राइमरी कॉइल बनाएंगे। ये इस तरीके से समझिए। ये आपकी कैसी कुंडली है? प्राथमिक है, P है, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है? N1 है, अर्थात फेरों की जो संख्या है वो कितनी दी गई है? N1 है। अब इसी अक्ष पर, क्योंकि हमें देखो कोएक्सियल बनाना है, कोएक्सियल का मतलब क्या है कि समाक्ष अगर हमें बनाना है तो समाक्ष के लिए अक्ष सेम होना चाहिए। अब इसी के ऊपर ओवरलैपिंग करके हम सेकेंडरी कॉइल भी लगा देंगे। यहाँ पे देखिए
अब इधर हम एक कुंडली और लगा दे रहे हैं, दोनों का अक्ष सेम है। ठीक है, ये कौन सी कॉइल है आपकी? ये सेकेंडरी कॉइल है और जिसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है? N2 है। ये बच्चों डायग्राम बनाइए आप लोग, ये डायग्राम बना लेती है। उसके बाद अब इसके डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ते हैं तो लिखेंगे, माना एक लंबी परिनालिका, लिखते हैं यहां पे, माना एक लंबी परिनालिका, माना एक लंबी परिनालिका, माना एक लंबी परिनालिका, कैपिटल P की लंबाई, कैपिटल P की लंबाई, लंबाई हमने कितना ले लिया? स्मॉल m, एवं इसमें फेरों की संख्या स्मॉल m, एवं फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स जिसको कहते हैं, फेरों की संख्या N1 है। फेरों की संख्या कितनी है? N1 है। अब देखिए, इसके केंद्र पर N2 फेरों वाली, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर N2 फेरों वाली, इसके केंद्र पर N2 फेरों वाली एक छोटी परिनालिका, एक छोटी परिनालिका जो कि सेकेंडरी कॉइल है हमारी, एस लिपटी है, एस लिपटी है, इसको हम इसके ऊपर लपेटे हैं, लिपटी है। माना प्राथमिक परिनालिका में, माना प्राथमिक परिनालिका में, माना प्राथमिक परिनालिका में धारा I1 है, में धारा I1 है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, तब इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तब इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए इसके केंद्र पे कितनी अमाउंट में आपका सेकेंडरी कॉइल जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो करंट आपकी बह रही है वो प्राथमिक कॉइल में है। तो इस, हाँ तो देखिए यहाँ पे करंट किसमें बह रहा है आपका? प्राथमिक कुंडली में आपकी मुख्य धारा बह रही है, तो दूसरे कुंडली में आपकी फ्लक्स जनरेट होगी, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो पहले की ही होगी। हमने आपको बताया था किसी भी सोलोनाइड के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो म्यू नॉट Ni होता है, जहां पे n स्मॉल होता था और वो n क्या था? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पहले कुंडली का है, तो यहां पे लिखेंगे B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट, फेरों की संख्या कितनी है बच्चों? N1, और इसकी लंबाई कितनी है? L1, म्यू नॉट Ni हो जाएगा। I1 आपकी धारा है। क्लियर है? अब लिखेंगे क्या? द्वितीयक के प्रति फेरे से बद्ध, यहां पे लिखेंगे द्वितीयक के प्रति फेरे से बद्ध, प्रति फेरे से बद्ध। अब यहां से देखिए सेकेंडरी कॉइल में आपका चुंबकीय फ्लक्स आपका जनरेट होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे? बद्ध
चुंबकीय फ्लक्स φ2 बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, और φ2 बराबर बच्चों किसके होगा? φ2 बराबर आप कहेंगे, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न कितना है? N2 है। टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कार्य करेगी? क्योंकि करंट आपका B1 में बह रहा है, B1, और क्षेत्रफल किसका लगेगा? सेकंड वाले का। तो सेकंड का क्षेत्रफल कितना है? या एरिया हम ले लेते हैं A, बस एरिया हो गया, क्योंकि दोनों की हमने मान के चला एरिया लगभग समान है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, अब हम φ2 यदि निकालना चाहें, φ2 बराबर क्या हो जाएगा? N2। B1 की वैल्यू कितनी है? B1 की वैल्यू हम यहां से लेंगे, कितना है? म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L1 मल्टीप्लाइड बाई A। तो यहां से टोटल फ्लक्स की यदि हम बात करें φ2 की, जो कि जनरेट हो रही है सेकेंडरी कॉइल में, तो यहां से कितना आ जाएगा? म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ए आपकी द्वितीय कुंडली में टोटल फ्लक्स होगा। अब देखेंगे यहाँ पे, चाहे तो इस ऊपर वाले पार्ट को मिटा दे रहे हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे बता रहे हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, देखिए यहां पे अब क्या करते हैं हम, इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो अन्योन प्रेरण है आपका M किसके बराबर होगा? M जो होगा वो N2 φ2 अपॉन I1 के बराबर होता है। ये बात आपको पता है, कल की क्लास में हमने इसके बारे में चर्चा किया था। इसको भी रेस कर दे रहे हैं। अब देखिए इसके आगे हमें लिखना है, यहां पे लिखेंगे परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरण, परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण, अन्योन प्रेरण कितना है मेरा? M है। M किसके बराबर होगा? यहां से M जो होगा आपका, M विल बी इक्वल टू φ2 अपॉन I1 होगा। φ2 अपॉन कितना होगा बच्चों? I1 होगा। तो आप मुझे बताओ M इज इक्वल टू, φ2 की वैल्यू कितनी है? हमने यहां पे निकाला है, φ2 का मान यहां पे है, इस मान को यहां पे रखेंगे, कितना आएगा बताइए? आप कहेंगे μ2 N1 N2 I1 A अपॉन I1 L1। अब देखिए बच्चों, यहां से ऊपर नीचे आप देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से I1 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका कितना आ गया? तो आप कहेंगे M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L1 होता है। और यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दोनों के बीच का होता है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे एक लाइन लिखा के कंप्लीट करा देंगे। लिखिए। अब इसको हम नंबर ऑफ टर्न के रूप में अगर ना लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पे देखिए, इसके आगे लिखेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में यदि प्राथमिक कुंडली में प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 हो,
फेरों की संख्या N1 हो, तब यहां से देखिए क्या होगा। तो यहां से बच्चों देखिए N1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, N1 बराबर कैपिटल N1 अपॉन L1। अब इसके प्लेस पे हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, अब एक चीज देखिए, ये जो ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा है N1 अपॉन L1, यहां पे हम स्मॉल n1 लिख सकते हैं ना। N1 क्या है, प्रति एकांक लंबाई की, प्राथमिक कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। यहां पे ले जाके पुट करेंगे कैपिटल N1 अपॉन L1 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, N1 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, M इज इक्वल टू M बराबर म्यू नॉट N1 इंटू N2 A, इतना होगा भैया। अगर कोई दो आपकी समाक्ष सोलोनाइड है तो उनके बीच का जो अन्योन्य प्रेरण होगा वो इसके बराबर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत बार एक पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा, एग्जाम में जरूर आएगा। लिख लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लीजिए आप लोग। ओके, और इस चैप्टर में देखिए अभी एक टॉपिक और बचा है, उसको भी हम फिनिश कर दें, तब उसके बाद थ्योरी पोर्शन तो लगभग तो समाप्त ही है आपका। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। एक टॉपिक और आपका बचा है, फिर उसके बाद बताएंगे भंवर धारा के बारे में बताएंगे, जिसको हम एडी करंट कहते हैं, आता है पेपर में। तो एक टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग का नाम है एडी करंट, भंवर धारा। क्या नाम है, भंवर धारा। तो हेडिंग डालिए भंवर धारा। भंवर धारा इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, एडी करंट। एडी करंट, एडी करंट कहते हैं। अब इसके बाद देखिए डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके डेफिनेशन को हम समझाते हैं क्या कैसे उत्पन्न होता है। पहले डायग्राम बनाइए आप लोग। ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में यहां पे दिखा रहे हैं, जो कि इनसाइड द बोर्ड है। आप लोग भी बनाइए साथ साथ।
ठीक है। अब यहीं पे आपकी जनरेट हो जाती है भंवर धाराएं। ये क्या है आपका, इसी को कहते हैं भंवर धारा। अभी समझाएंगे कैसे जनरेट हो रहा है। ये डायग्राम पहले बना लीजिए आप लोग। भंवर धारा, या इसी को क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है आपकी बी, वेक्टर बी। चलिए इसके डेफिनेशन को एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी समझ बनाते हैं कि कैसे जनरेट होता है और इसके क्या क्या हम उपयोग कर सकते हैं, और आज के टाइम में कहाँ आपको बताएंगे। ट्रेन में इसका यूज होता है। आप देखेंगे आश्चर्य होगा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें होती है, जैसे आप बहुत पहले देखते होंगे, आप लोग नहीं मतलब बहुत पहले अपने यहाँ जो ट्रेन चलती थी स्टीम से चलती थी, बाद में डीजल से चलना शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें आपकी दौड़ रही हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रेनों में ये भंवर धारा का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आज बताएंगे कैसे, किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि पेपर में आपकी पूछी जाती है 2 नंबर 3 नंबर में, 2 और 3 मार्क्स में आता है। तो चलिए लिखेंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करना की उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। धातु के संपूर्ण आयतन में संपूर्ण धाराएं या संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं, ऐसे लिखिए, संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि धातु के टुकड़े टुकड़े की गति का विरोध करती हैं, जो गति का विरोध करती हैं
ये धाराएं जल में उत्पन्न, ये धाराएं जल में उत्पन्न भावर धाराओं के समान, ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराएं के समान, भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, के समान चक्करदार होती हैं, के समान चक्करदार होती हैं। कैसी होती हैं? चक्करदार होती हैं। अतः इन धाराओं को, और यही कारण है इनको हम भंवर धारा कहते हैं, अतः इन धाराओं को भंवर धारा, इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। भंवर धारा का मतलब क्या होता है? एडी करंट। ठीक है, देखिए यहां पे इतना लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ओके, देखिए यहां पे देखिए फिनोमेना कब आपका होता है, एडी करंट जनरेट क्या होती है। जैसे जब मान लीजिए कोई धातु की प्लेट है और उस धातु की प्लेट में कोई धातु का टुकड़ा हो और वो धातु आपकी गति कर रही हो। यहां पे देखिए हम इसको गति करा रहे हैं, ये आपकी क्या कर रही है? गति करा रही है। तो होता क्या है कि उसके अंदर इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है, और इंड्यूस करंट इस तरीके से चक्कर लगाता है कि जैसे आप पानी में देखे हो कि भंवर जो उत्पन्न होता है, भंवर होता है ना, ऐसे ऐसे राउंड करने लगता है। ठीक इसी तरीके से वो धातु का टुकड़ा है वो भी क्या करता है? सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए क्या करेगा, वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, और इस प्रकार गति होने के कारण करंट का हम कैसी करंट इसको कहते हैं? एडी करंट कहते हैं। हिंदी में इसको नाम देते हैं भंवर धारा कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो परिभाषा क्या कहता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करना कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो मेरा बात समझिए कि जैसे यहाँ पे धातु का टुकड़ा था और ये मूवमेंट करना शुरू किया, तो ये मूव करेगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी? एडी करंट, और एडी करंट से प्रोड्यूस एडी करंट प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न होती? क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। तो धातु के संपूर्ण आयतन में, इस पूरे के पूरे मेटल शीट पे होगा क्या? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। जनरेट द इंड्यूस करंट। अरे भाई स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? यदि आप उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में, आप उससे लिंक्ड जो चुंबकीय फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, आप उसमें चेंज कर रहे हो। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपकी इंड्यूस करंट जनरेट होगा। एडी करंट या इंड्यूस करंट या भी आप कहिए, प्रेरित धारा क्या होगी? जनरेट होगी। लेकिन वो प्रेरित धारा जो जनरेट होती है वो गति का विरोध करती है। इंड्यूस करंट का भी काम है क्या? कि वो भी जहां से उत्पन्न हो रही है ईएमएफ का, उसका क्या करेगी? अपोज करती है। अब ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती हैं। जैसे आप पानी में देखते हैं कि जो भंवर बनता है वो रिवॉल्व करता है, ऐसे ऐसे घूम ऐसे करेगा ना, रिवॉल्व करेगा। तो उसी के प्रकार धाराओं का भी भंवर होता है। यही कारण है कि जो इंड्यूस करंट इस मेटल शीट में प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? भंवर धारा कहते हैं, या यूं कहें एडी करंट कहते हैं। कैसे बताया मैंने? कोई मेटल शीट है, अब इस मेटल शीट पर एक टुकड़ा लिया हमने, अब ये मूवमेंट करना शुरू किया, तो इससे लिंक्ड जो फ्लक्स था वो चेंज हुआ,
फ्लक्स चेंज हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। धारा का स्वरूप कैसा है? अरे उसी की तरह है जो पानी में क्या होता है, आपकी धारा उत्पन्न होती है, भंवर उत्पन्न होता है, उसी के समान होती है। और यही कारण है कि जो इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा इसमें जनरेट हुई है, उसका नाम हम क्या कहते हैं? एडी करंट कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वरूप ही भंवर जैसी है। क्लियर हुई बात? चलिए अब इसके एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं। आप देखेंगे भंवर धाराओं को कहां कहां उपयोग हम करते हैं एप्लीकेशन में। चलिए हेडिंग लिखिए, भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। इसको इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। देखिए समझते हैं इस बात को कि आखिर एप्लीकेशन क्या है एडी करंट का, कैसे क्या करने वाले हैं, इसकी एक भूमिका बनाएंगे और समझ डेवलप करते हैं कि कैसे होगा। देखिए एप्लीकेशन, हम सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, आप इस चैप्टर में कुछ की पॉइंट हैं जिनको आपको बता रहे हैं। जैसे आपको देखो, मैंने सबसे पहले बताया था कि ईएमएफ क्या है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स के बारे में बताए थे। फ्लक्स आपको समझ होनी चाहिए। देखिए चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। अगर आप क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स की बात करोगे तो जस्ट कैसा है कि क्लास 11th में ऐसा होता था कि आपने चैप्टर नंबर मान लो 4 अच्छे से समझा नहीं और डायरेक्ट आप 5 पे आ गए, 6 पे आ गए, तो आप उसको समझ सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंटरलिंकिंग उतनी स्तर पे नहीं था। लेकिन आज क्या है क्लास 12th में कि अगर आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आपको 1 से लेकर 5 तक चैप्टर जो हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। अब ईएमआर आपको तभी समझ में आएगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, प्रेरण विभव जो है, या फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिया, लेंज ने जो कॉन्सेप्ट दिया, वो बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको फ्लक्स आता रहे। फ्लक्स आप जानोगे तो आप फैराडे का नियम जान पाएंगे, फैराडे के दोनों नियम जानेंगे। फिर अगर दोनों नियम अच्छे से पकड़ है तो कहीं ना कहीं आप चुंबकीय क्षेत्र वगैरह पढ़े हैं तो आप सोलोनाइड या आप क्या बोलते हैं स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण के बारे में जानेंगे। ये दोनों जानोगे तो उनके एप्लीकेशन को आप समझ पाएंगे। एप्लीकेशन समझ में आएगी तो एडी करंट पता लगेगा भैया होता क्या है। अभी भी बताया आपको एडी करंट ना, एडी करंट क्या है बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि एडी करंट भाई जब कोई धातु पे कोई टुकड़ा हो और धातु गति करे, प्लेट, धातु मतलब वही प्लेट है, मेटल प्लेट है, और मेटल प्लेट क्या करे, गति करना शुरू करे, इस तरीके से गति करे कि उस कुंडली से जो बद्ध है, लिंक्ड जो आपका चुंबकीय फ्लक्स है उसमें क्या हो जाए, परिवर्तन देखने को मिले। तो परिवर्तन फ्लक्स में कहीं पर भी होगा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, फ्लक्स का परिवर्तन होना ही ईएमएफ जनरेट करता है, और जहां ईएमएफ जनरेट होगा वहां प्रेरित धारा ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां पर भी उत्पन्न होती है, लेकिन उनका स्वरूप गजब का होता है। स्वरूप ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे आप नदियों में देखेंगे या पानी में, जल में जिस तरीके से भंवर की धाराएं उत्पन्न होती हैं, भंवर उत्पन्न हो जाता है, ऐसे राउंड करना शुरू करता है, ठीक उसी तरीके से इस मेटल पे करंट बहना शुरू कर देता है। और यही कारण इसके स्वरूप के कि इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, एडी करंट रखा। क्या रखा, एडी करंट या भंवर धाराएं रखा।
अब चलिए लिखते हैं इसका यूज हम कहां कहां करते हैं। सबसे पहले लिखना विद्युत ब्रेक में, इलेक्ट्रिक ब्रेक में। किसमें करेंगे? इलेक्ट्रिक ब्रेक। देखिए इलेक्ट्रिक ब्रेक का यूज हम कहते हैं ट्रेनों में करते हैं। ट्रेनों में जो प्रेशर से, हम आप देखेंगे वैक्यूम प्रेशर होता है, उसी से ट्रेन रोकी जाती है। कोई इस तरीके से जैसे आपके यहाँ बाइक वगैरह में वो सिस्टम नहीं होता। उसके पहियों में जो ब्रेक लगता है, ट्रेन में जब कभी भी ब्रेक लगता है तो प्रत्येक पहिए में लगता है। ऐसा नहीं है ट्रेन ने ब्रेक मारा तो सिर्फ और सिर्फ इंजन में ब्रेक लगता है। जैसे आप देखेंगे, आप अगर अपने बाइक में देखेंगे तो आगे ब्रेक लगाएंगे तो आगे साइड में लगेगा, पीछे लगाएंगे तो पीछे वाले पे लगेगा। तो लेकिन ट्रेनों में क्या होता है, ट्रेन के प्रत्येक बोगी जो होती है, कंपार्टमेंट जो होता है, उसमें प्रत्येक पहिए में ब्रेक लगता है और ब्रेक में इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो पहला हम वही देखेंगे इलेक्ट्रिक ब्रेक के बारे में। पहला हमारा क्या है? ए, विद्युत ब्रेक। विद्युत ब्रेक, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक कहते हैं। अब इसके बारे में लिखिए, पेपर में आता है एप्लीकेशंस। लिखिए विद्युत रेलगाड़ियों में, हाँ ध्यान देंगे, रेलगाड़ी कैसी होनी चाहिए? विद्युत वाली होनी चाहिए, वो डीजल वाली ट्रेन नहीं होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक्स अभी आप कभी देखोगे ऐसे इस तरीके से, ऐसे तार लगी होती है, उस पे ऐसे इंजन पे इस तरीके से ऐसे चिपक के तार से और यूं ऐसे ट्रेन जाती है, वो जो होता है आपका, उसको इलेक्ट्रिक ट्रेन कहेंगे। तो विद्युत ट्रेनों में इसका एप्लीकेशन करेंगे तो लिखेंगे विद्युत रेलगाड़ियों में विद्युत रेलगाड़ियों में विद्युत रेलगाड़ियों में पहियों की धुरी के साथ पहियों के धुरी के साथ पहियों के धुरी के साथ एक ड्रम लगा रहता है, के साथ एक ड्रम लगा होता है। क्या होता है? एक ड्रम लगा होता है जो पहिए के साथ जो पहिए के साथ घूमता रहता है, जो पहिए के साथ घूमता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो जब ब्रेक लगाने होते हैं तो ड्रम पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है। क्षेत्र लगा दिया जाता है, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है जिससे ड्रम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं।
और और उत्पन्न हो जाती हैं और ड्रम पहियों को रोक देता है और ड्रम पहियों को रोक देता है। पहियों को क्या करता है? रोक देता है। देखिए यहां पे होता क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से बताते हैं इसको। पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि ट्रेन में जो ब्रेक लगती है वो प्रत्येक पहिए पर लगता है। जितने भी डिब्बे लगे होते हैं सबके पहिए में एक साथ ब्रेक लगता है। अगर इंजन से ब्रेक लगाया जाता है तो जहां ब्रेक लगाया जब इलेक्ट्रिक ट्रेनों में, तो पहियों के साथ एक धुरी, पहियों की जो धुरी होती है, जो एक्सिस होती है, वहां पे एक लगा होता है, ड्रम लगा होता है। जब पहिए के साथ घूमता है, एक चीज जो पहिए के साथ साथ में घूमता ही रहता है, पता लगा आपने ड्रम पर एक क्या लगा होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है, जिसके कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो पहिया घूमने की वजह से उस ड्रम में उत्पन्न क्या हो जाता है, भंवर धाराएं। और भंवर धाराएं क्या करती हैं, ड्रम को पहियों से रोक देती हैं। मतलब जो ड्रम होती है वो पहियों को रोक देती हैं इस तरीके से। आगे लिखना चाहे तो प्रेरण मोटर लिख लीजिए। प्रेरण मोटर का जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा होता है उसमें भी काम आता है। लिखेंगे प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर क्या है, इंडक्शन मोटर। क्या है, इंडक्शन मोटर है। लिखेंगे जब एक धात्विक बेलन, जब एक धात्विक बेलन, जब एक धात्विक बेलन, जब एक धात्विक बेलन किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, किसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो बेलन में भंवर धाराएं, तो बेलन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे लिखते हैं, आगे क्या होगा, ये धाराएं लेंज के नियमानुसार, ये धाराएं लेंज के नियमानुसार ये धाराएं लेंज के नियमानुसार बेलन तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बेलन तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच, क्षेत्र के बीच, बेलन तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच, बेलन तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच
इसको लिखिए, अपेक्षित गति को घटाने का प्रयास करती हैं, अपेक्षित गति को घटाने का प्रयास करती हैं। आगे लिखते हैं इसमें, प्रयास करती हैं, अतः बेलन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अतः बेलन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमने लगता है, आगे लिखेंगे, प्रेरण मोटर का यही सिद्धांत है, प्रेरण मोटर का यही सिद्धांत है, प्रेरण मोटर का यही सिद्धांत है। ठीक है, ओके भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एप्लीकेशन और बचा है, छोटा सा है, उसको लिखा देते हैं ये टॉपिक, ताकि समाप्त हो जाए आपका। ओके, चलिए अगले एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक और लिख लेते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो कोई चीज छूटे ना। लिखेंगे प्रेरण भट्टी, प्रेरण भट्टी, इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड फर्नेस। इंड्यूस्ड फर्नेस में भी इसका यूज करते हैं। इसको देखिए कैसे करेंगे, प्रेरण भट्टी में पिघलाए जाने, प्रेरण भट्टी में पिघलाए जाने वाली धातुओं को या वाले धातु को एक तेजी से वाले धातु को एक तेजी से परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिसे उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा से प्राप्त किया जाता है,
प्रत्यावर्ती धारा से प्राप्त किया जाता है, इससे धातु में प्रबल धारा उत्पन्न हो जाती है। इससे धातु में प्रबल धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रबल धारा क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है, जिसकी ऊष्मा से जिसकी ऊष्मा से धातु लाल तप्त होकर पिघल जाती है। धातु लाल तप्त होकर पिघल जाती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम रख रहे हैं। ये आपके एप्लीकेशंस थे। कल से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।